जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पुराने एरियर के बारे में। जो पेंशनर्स 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, मैं डिफेंस पेंशनर की बात कर रहा हूं। जो डिफेंस पेंशनर 2006 से पहले रिटायर हुए हैं, तो उनको सर्कुलर 568 का एरियर मिला होगा, या फिर जो ऑनरी नैब सुबेदार हैं उनको 631 सर्कुलर का एरियर मिला होगा। तो दोस्तों, जो भी आपको एरियर दिया गया, चाहे वो सर्कुलर 568 का दिया हो या फिर सर्कुलर 631 का दिया हो, क्या आपको बिल्कुल सही एरियर मिला? क्या आपको बिल्कुल ठीक एरियर मिला? इसकी जांच आपको खुद ही करनी है। अगर कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर है जो 2006 से पहले के ऑनरी नैब सुबेदार है। अब एक पेंशनर्स हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया और मेरे को कहा कि सर, मुझे एरियर पूरा नहीं मिला। इनका एरियर था सर्कुलर 631 का, 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। यानी बैंक सीपीपीसी ने इनका टोटल एरियर बनाया 2,19,818, लेकिन ये टोटल एरियर इनको नहीं पे हुआ। इसमें से 50,514 रुपए इनको नहीं मिले। और इन पेंशनर्स ने मुझे कहा कि सर, एक बार आप टोटल एरियर मेरा कैलकुलेट कर दीजिए कि जो बैंक सीपीपीसी ने बनाया वो ठीक बनाया या फिर गलत बनाया। तो दोस्तों, मैंने पाया कि इनका एरियर ठीक बना है। मेरा भी एरियर इसी के आसपास आ रहा है। कितना? 2,20,599। लेकिन इनका कहना है कि जो बैंक सीपीपीसी ने बना के दिया 2,19,818, इसमें से 50,000 रुपए, 50,514 रुपए का एरियर मेरे को नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं कि मैं किस तरीके से कार्रवाई करूं। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपका एरियर सही नहीं बनाया गया हो, या फिर अगर सही बनाया गया हो तो उसमें से कुछ एरियर आपका रोक लिया गया हो, पूरा एरियर आपको नहीं मिला हो। यह भी हो सकता है कि आपको पूरा एरियर दिया गया हो। काफी पेंशनर्स को पूरा एरियर दिया गया है। मैं हर एक पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ पेंशनर की बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि आपका गलत एरियर बनाया गया हो, या फिर अगर सही भी बनाए तो उसमें से कुछ पैसा आपका रोक लिया गया हो। अब इसकी जांच कैसे करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ इन पेंशनर का एक केस भी है, कुछ डॉक्यूमेंट है, वो दिखाकर आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से अब ये कार्यवाही करेंगे आगे। हो सकता है ऐसा केस आपसे भी संबंधित हो, तो इसलिए जागरूक करने के लिए मैं आपको इनका पॉइंट समझाऊंगा आगे कि मसला क्या था। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्र कोच्चि का लेटर जारी 4 जून 2026 का। जी हां दोस्तों, सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए एक जरूरी सूचना है। ईसीएचएस से संबंधित एक लेटर जारी हुआ है 4 जून 2026 का, जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा कि क्या लिखा है इस लेटर में। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, खुशखबरी, 8th पे कमीशन से पहले डीए में 3% की बढ़ोतरी। आज तक की खबर। जी हां दोस्तों, आज तक ने न्यूज दी है कि जुलाई 2026 से आपका कितना परसेंट डीएडीआर कंफर्म होगा, और 8th पे कमीशन से पहले डीए में 3% की बढ़ोतरी फाइनल होगी। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही अहम खबर दी है आज तक ने, जो मैं आपको समझाना चाहूंगा आगे। फिर लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक पेंशनर का आया मैसेज, क्या विवाहित दिव्यांग बेटे को आर्मी की पारिवारिक पेंशन मिल जाएगी अगर माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई है? जी हां दोस्तों, ऐसी दोस्तों एक पेंशनर का मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने मेरे को कहा कि माता पिता की डेथ हो गई है, बेटा विकलांग है, तो क्या डिसेबल बच्चे को पेंशन मिल जाएगी, फैमिली पेंशन मिल जाएगी? हालांकि उस बेटे की शादी भी हो रखी है, लेकिन रिकॉर्ड मना कर रहा है कि फैमिली पेंशन नहीं दी जाएगी बेटे को। तो दोस्तों, क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें डिसेबल बच्चे को, पूर्व सैनिक के डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन दी जा सकती है, वो भी जीवन भर, अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है? ऐसे दोस्तों, इसका एक रूल मैं आपको समझाऊंगा। एक गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, अगर रिकॉर्ड मना करता है तो किस तरीके से आपको कार्रवाई करनी है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यह जानकारी जो पूर्व सैनिक की पत्नी है या फिर जो दूसरे बच्चे हैं, वो भी इस जानकारी को ध्यान से सुनेंगे आगे। तो दोस्तों, बस यही 4 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं
जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, ऑनरी नैब सूबेदार का एरियर बनाया मैंने 2,20,599। बैंक सीपीपीसी ने बनाया 2,19,818, यानी 781 रुपए का अंतर। जी हां दोस्तों, जो बैंक सीपीपीसी ने बनाया एरियर वो बनाया 2,19,818 और जो मैंने बनाया एरियर वो बना 2,20,599। कितने का डिफरेंस है? 781 रुपए का। ये तो एक छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन दोस्तों जो बैंक सीपीपीसी ने टोटल एरियर बनाया इनका 2,19,818। अब इसमें से भी 50,514 रुपए इन पेंशनर को नहीं मिले। अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो पेंशनर्स ने मुझे भेजे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट दिखाकर आगे बात करूंगा। कार्रवाई चालू है, पुराने मिले एरियर की जांच जरूर करें, सही मिला है या फिर गलत मिला है। ऑनरी नैब सूबेदार को सर्कुलर 568 भी लागू है। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले के जो ऑनरी नैब सूबेदार हैं उनको सर्कुलर 568 भी लागू है। 568 भी लागू है ऑनरी नैब सूबेदार को। पता नहीं कोई दूसरा यूट्यूब चैनल है, सैनिक के नाम से है, वो कह रहा था कि ऑनरी नैब सूबेदार को सर्कुलर 568 लागू नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 631 के साथ साथ सर्कुलर 568 भी लागू है। दोनों का मिक्सअप करके आपका एरियर बनाया गया है बैंक सीपीपीसी के द्वारा। अब दोस्तों बैंक सीपीपीसी ने किस तरीके से एरियर बनाया इनका, पहले मैं आपको वो समझाता हूं, फिर मैंने किस तरीके से एरियर बनाया फिर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर इस केस की कार्रवाई कैसे होगी फिर मैं आपको यह भी समझाऊंगा। ऐसा केस आपसे भी संबंधित हो सकता है, इसलिए मैं आपको इनका केस समझा रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं। अब दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है बैंक सीपीपीसी के, जो पेंशनर ने मुझे भेजा, जो बैंक सीपीपीसी ने एरियर बनाया, ये उसकी शीट है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जो इनकी पेंशन मौजूद है 1/1/2006 को, वो है सर्कुलर 568 की। हालांकि ये एरियर 631 सर्कुलर का है, लेकिन सर्कुलर 631 का जो एरियर आपको दिया गया उसमें काफी पेंशनर्स को सर्कुलर 568 की भी पेंशन दी गई है 1/1/2006 से जो आपका एरियर बना। अब दोस्तों ये देखिए, 1/1/2006 को ऑनरी नैब सूबेदार की पेंशन दी है यहाँ पे 5,820 और यही पेंशन सर्कुलर 568 की है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे एक पेंशनर लिखते हैं कि मुझे 50,514 रुपए का एरियर नहीं मिला। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये बैंक सीपीपीसी ने एरियर बनाया है 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, लास्ट में टोटल एरियर कितना बनाया है मैं आपको ये भी दिखा देता हूं। ये सब बैंक सीपीपीसी ने बनाया है, एरियर में कोई गलती नहीं है, एरियर बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ रुपए यहां पे कम बनाया है बैंक सीपीपीसी ने। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इनका टोटल एरियर बना है 2,19,818 का, और इसी शीट में लिखा है कि मेरे को 50,514 रुपए नहीं मिले, यानी ये टोटल एरियर इनको नहीं मिला, इनको आधा एरियर पे कर दिया। जी हां दोस्तों, आधा एरियर इनको दे दिया और बाकी 50,514 रुपए इनको नहीं मिले। अब दोस्तों जो मैंने इनका एरियर कैलकुलेट करा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जी हां दोस्तों, मैं भी आपको अपनी शीट दिखा देता हूं जिसके बेस पर मैंने इनका एरियर कैलकुलेट करा, जरा आप ये भी देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये मैंने बनाया इनका एरियर, इनका नाम है सुमन सिंह, ऑनरी नैब सूबेदार है 26 साल के। मैंने इनका एरियर कैलकुलेट करा 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का, ये पूरा एरियर है दोस्तों इनका वाई ग्रुप था। अब दोस्तों देखिए, इनका टोटल एरियर कितना यहां पे बनाया गया है, आप यहां पे देखिए, एक शीट में मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। इनका एरियर मैंने बनाया 2,20,599 और जो बैंक सीपीपीसी ने बनाया था वो 2,19 के आसपास बनाया था। लेकिन दोस्तों कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। अब दोस्तों ये कह रहे हैं कि मुझे बाकी 50,514 रुपए का एरियर नहीं मिला। अब इसके लिए मैंने इनसे बैंक की पासबुक भी मंगाई और उसमें मैंने एंट्री देखी तो वाकई में टोटल एरियर इनको पे नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, टोटल एरियर इनको नहीं पे हुआ, यानी
1,69,304 रुपए इनको एरियर मिला टोटल एरियर में से, 2,19,818 में से। लेकिन 50,514 रुपए इनको वाकई में नहीं मिले। तो दोस्तों मैंने इनको कार्रवाई करने के लिए बोल दिया है। सीपी ग्राम में अब ये शिकायत डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे, बैंक की स्टेटमेंट के साथ सीपी ग्राम में ये शिकायत डालेंगे। उसके बेस पर जो इनका बचा हुआ एरियर है वो इनको पे हो जाएगा 50,514। और दोस्तों इसकी भी जानकारी ये लेंगे कि किस वजह से इनको 50,514 रुपए का एरियर नहीं दिया गया, पूरा एरियर इनको क्यों नहीं दिया गया, तो इसकी भी जानकारी इनको मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं इनकी हेल्प कर रहा हूं, पूरी तरीके से हेल्प कर रहा हूं ताकि बचा हुआ एरियर इनको मिल जाए। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत है, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है सर्कुलर 568 के अकॉर्डिंग या फिर सर्कुलर 631 के आधार पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से दे दूंगा, सारी एडवाइस मैं आपको समझा दूंगा कि क्या कार्रवाई करनी है। कोई भी आपको कहीं भी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। आप मेरा नंबर फ्री में ले सकते हैं मेरे होम पेज से। यूट्यूब के होम पेज में आइए, वहां पे मेरा नंबर मिलेगा, वहां पे मेल आईडी आपको मिल जाएगी। एक भी पैसे कहीं भी देने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, फ्री में है सब कुछ, एक पैसा भी मैं आपसे नहीं लेता हूं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको समझाई। अगर आप एरियर की जांच भी करवाना चाहते हैं तब भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। ईसीएचएस क्षेत्रीय केंद्र कोच्चि का लेटर जारी 4 जून 2026 का सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए जरूरी सूचना है। जी हां दोस्तों, 4 जून 2026 का एक लेटर जारी हुआ है रीजनल सेंटर ईसीएचएस का। अब दोस्तों इसका सब्जेक्ट है इंडिविजुअल रिम्बर्समेंट क्लेम फॉर प्लान ट्रीटमेंट। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो इंडिविजुअल अपना ट्रीटमेंट करवाता है, ईसीएचएस का बेनिफिशियरी है, वो किस तरीके से रिम्बर्समेंट का क्लेम करता है मेडिकल से जुड़ा। अब दोस्तों यहां पे देखिए किस तरीके से इस लेटर में कुछ गाइडलाइन समझाई है ईसीएचएस बेनिफिशियरी के लिए। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं कि इस लेटर में लिखा क्या है। बिना रेफरल के इलाज कराने पे चिंता। विभाग ने यह देखा है कि कई ईसीएचएस लाभार्थी बिना जरूरी रेफरल लिए सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों में योजनाबद्ध इलाज करवा रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से ईसीएचएस बेनिफिशियरी को यह चेतावनी दी है कि देखने में आया है कई ईसीएचएस बेनिफिशियरी बिना रेफरल करे, बिना पॉलीक्लिनिक से रेफरल किए अपना इलाज करा रहे हैं अस्पतालों में, जो कि गलत है। इसके बाद वे पैसों की वापसी के लिए दावा कर रहे हैं, जो कि ईसीएचएस की मौजूदा नीतियों और नियमों के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, एक तो वो बिना पॉलीक्लिनिक से रेफर कराए वो एडमिट हो रहे हैं अस्पतालों में, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और फिर वो इलाज करवाने के बाद दवाइयों का बिल क्लेम कर रहे हैं, या फिर ऑपरेशन भी करवा रहे हैं तो फिर जितने भी उनका खर्चा हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसका वो रिम्बर्समेंट ले रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा करना गलत है। कैशलेस इलाज का नियम। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ईसीएचएस लाभार्थियों को कैशलेस, बिना पैसों के इलाज की सुविधा दे। अगर कोई अस्पताल इलाज या फिर कैशलेस सुविधा देने से मना करता है तो इसे समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। जी हां दोस्तों, कैशलेस इलाज का नियम है, कैशलेस आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको पॉलीक्लिनिक से ही रेफर करवाना पड़ेगा। आप रेफर कराएंगे किसी इंपेनमेंट हॉस्पिटल में तभी आप जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिना रेफर कराए आप कहीं पहुंच जाते हैं। इमरजेंसी में रेफर कराने की जरूरत नहीं है। अगर इमरजेंसी है तो रेफर कराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिट हो सकते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी इमरजेंसी नहीं है, वो डायरेक्टली पॉलीक्लिनिक जाके रेफर करा देंगे, उसके बाद ही वो अपना इलाज करा पाएंगे। तो यही चीज इसमें लिखी है कि आप क्लेम तो ले लेते हैं लेकिन बिना रेफर कराए, तो ये गलत है। फिर उन्होंने बताया कि कैशलेस इलाज का भी नियम लागू है। ऐसे लापरवाही से लाभार्थी पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। तो अस्पतालों के लिए भी चेतावनी है, साथ ही साथ जो ईसीएचएस के बेनिफिशियरी हैं उनके लिए भी चेतावनी है। फिर क्या लिखा है, सख्त निर्देश और प्रक्रिया। सभी पॉलीक्लिनिक से कहा गया है कि वह लाभार्थियों को जागरूक करें कि वह बिना तय रेफरल प्रक्रिया के कोई भी योजनाबद्ध इलाज ना कराए। जी हां दोस्तों, ये आपको कहा है, ये आपके लिए चेतावनी है कि आप बिना रेफर कराए कहीं भी मत जाइए इलाज करवाने। ये साफ इन्होंने चेतावनी दी है। यदि किसी विशेष मामले में बिना रेफरल के इलाज के दावे को मंजूरी देनी हो तो संबंधित अस्पताल से लिखित स्पष्टीकरण टिप्पणी लेनी होगी कि उन्होंने कैशलेस सुविधा क्यों नहीं दी। इस दस्तावेज को क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, यानी अस्पताल से लिखवाना पड़ेगा कि वहां पर कैशलेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
अगर आप बिना रेफर कराए, बिना पॉलीक्लिनिक से रेफर कराए आप अस्पताल से इलाज लेते हैं, तो ये अस्पताल वाला लिख के देगा कि वहां पर कैशलेस की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अगर वहां पे नहीं है तभी दोस्तों ये क्लेम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये लेटर संबंधित था ईसीएचएस से संबंध, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। कोई चीज पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, एड्स पे कमीशन से पहले डीए में 3% की बढ़ोतरी, और ये खुशखबरी दे रहे हैं आज तक वाले, जो आज तक अखबार है या फिर टीवी चैनल है, उन्होंने ये खुशखबरी बांटी है। एड्स पे कमीशन से पहले डीए में 3% की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, अब खबर क्या आ रही है यहां पे देखिए। एड्स पे कमीशन 8वें वेतन आयोग से पहले मिल सकता है डीए हाइक। कितना बढ़ेगा आपका डीए, ये समझ लीजिए जो उन्होंने बताया है। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। महंगाई के आंकड़े 3% डीए हाइक की उम्मीद बढ़ा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी 8 सीपीसी मिलने से पहले जुलाई से आपके डीएडीआर में 3% की बढ़ोतरी होने जा रही है। अभी आपको 60% डीएडीआर मिल रहा है, फिर मिलेगा 63%, वो भी एड्स पे कमीशन मिलने से पहले। यही जानकारी दोस्तों इन्होंने दी है। और क्या जानकारी दी है? केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी और कब तक खातों में आएगी, इसे लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इसी बीच महंगाई के आंकड़ों से ऐसी संभावनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं कि 8 सीपीसी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से महंगाई भत्ते में डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। 3% की बढ़ोतरी को ये तोहफा बोलते हैं कि 3% की बढ़ोतरी आपकी कंफर्म है कि जुलाई 2026 से आपको मिलने वाली है। फिर क्या लिखा है? इंतजार के बीच मिलेगी राहत। एक और, जहां लाखों केंद्रीय कर्मचारी एड्स पे कमीशन के तहत वेतन में बड़े संशोधन की सिफारिशें लागू होने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इस इंतजार के बीच उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के रूप में एक छोटी लेकिन तत्काल राहत मिल सकती है। जी हां दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 3% की बढ़ोतरी जो सरकार आपके डीएडीआर में करेगी, वो एक तत्काल राहत होगी, इंटरिम रिलीफ होगा एड्स पे कमीशन से पहले, जो आपको मिलेगा आगे चलकर। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी नए महंगाई के आंकड़ों ने इस उम्मीद को और मजबूत कर दिया है। 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संघ ये तर्क मजबूती के साथ रख रहे हैं कि महंगाई के चलते बढ़ती कीमतों ने जीवन यापन की लागत को लगातार बढ़ाने का काम किया है और खर्च करने की शक्ति कमजोर हुई है। यानी महंगाई के हिसाब से आपका डीएडीआर बढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत की यह बात है कि महंगाई के अनुसार आपका ज्यादा डीएडीआर नहीं बढ़ता, सिर्फ 3% 2% ही बढ़ता है। महंगाई के आंकड़ों से क्या संकेत? औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय एआईसीपेन के आंकड़ों के अनुसार महंगाई भत्ता तय करने में अहम रोल होता है। महंगाई के अनुसार ही आपका डीएडीआर तय होता है आंकड़ों के बेस पर, जो मार्च 2026 में 149.1 से बढ़कर अप्रैल 2026 में 149.9 हो गया है। यानी ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एआईसीपेन के आंकड़े आ रहे हैं। अब दोस्तों इसी के अनुसार इन्होंने यहां पे सही बता दिया, इन्होंने बिल्कुल सही न्यूज दी है कि जुलाई 2026 से आपका डीएडीआर 3% ही बढ़ेगा। यानी 60% आपको मिल रहा है, 63% आपको मिलेगा। यही जानकारी इन्होंने यहां पे दी है। 3% मिल सकता है डीए हाइक। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 60% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है और ताजा कैलकुलेशन के आधार पर देखें तो यह 63% हो सकता है, यानी 3% की बढ़ोतरी यहां पर होगी। हालांकि अंतिम दर मई जून 2026 के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी पे डिपेंड करेगी। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पे लगभग 80 से 95% यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि 3% की बढ़ोतरी आपको मिल जाएगी जुलाई 2026 से डीएडीआर में। ये खुशखबरी कह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो खुशखबरी तब होती जब महंगाई के अनुसार डीएडीआर 4% से ऊपर बढ़ता, तब हमारे लिए खुशखबरी होती है। 2% 3% की बढ़ोतरी को हम खुशखबरी नहीं बोल सकते। ये तो एक तरीके का जैसे छोटी मिठाई होती है, उसे हम बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है। फिर भी ये कह रहे हैं कि 3% आपका यहाँ पे कंफर्म है कि डीएडीआर मिल जाएगा आपको, और इसकी जानकारी भी मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी कि इतना ही आपको मिलेगा। अब ये जानकारी इन्होंने भी यहाँ पे मिल दी, यानी 8 सीपीसी से पहले जुलाई में आपका डीएडीआर 3% बढ़ना तय है, 63% आपको मिलेगा।
चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं। एक पेंशनर का मैसेज आया मेरे पास, क्या विवाहित दिव्यांग बेटे को आर्मी की पारिवारिक पेंशन मिल जाएगी? माता पिता की दोनों की मृत्यु हो गई है, माता पिता भी एक्सपायर हो गए हैं। रिकॉर्ड ने मना किया कि बेटे की शादी हो गई है इसलिए नहीं मिलेगी। क्या कोई ऐसा रूल है फैमिली पेंशन देने का? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल गजट नोटिफिकेशन है भारत सरकार का, जिसमें भारत सरकार ने क्लैरिफाई किया है, मैरिज बाय ए चाइल्ड हु इज सफरिंग फ्रॉम ए डिसेबिलिटी रेफर टू इन क्लॉज एच शैल नॉट रेंडर हिम और हर इनएलिजिबल फॉर फैमिली पेंशन अंडर द सब रूल। जी हाँ दोस्तों, अगर लड़का है, अगर उसने शादी की है, अगर वो डिसेबल्ड है, तो उसकी फैमिली पेंशन को कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने तो मना कर दिया कि बेटे की शादी हो गई, इस वजह से उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा रूल है ही नहीं। काफी रिकॉर्ड ऑफिस को, पे एंड अकाउंट ऑफिस को, या फिर जो डीडीओ हैं, उनको रूल के बारे में जानकारी नहीं है। अब दोस्तों काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं, काफी देखते हैं, तो दोस्तों उनको रूल के बारे में जानकारी मिलती है। मैं उनको डॉक्यूमेंट निकाल के देता हूं, भारत सरकार के लेटेस्ट आदेश, पुराने आदेश निकाल के देता हूं कि भैया इसमें ये लिखा है, ये लेटर उनको दिखाइए, अपने रिकॉर्ड को दिखाइए, अपने अकाउंट ऑफिस में दिखाइए, पेंशन डिपार्टमेंट में दिखाइए। वो आपको पारिवारिक पेंशन देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि रूल ये है, ये सही रूल है। तो इस रूल को पढ़ें और उसके आधार पे फैमिली पेंशन ऑथराइज करें। तो दोस्तों ऐसे बहुत से रूल मैं देता रहता हूं, बच्चों को भी देता रहता हूं, जो पेंशनर के बच्चे हैं, या फिर जो वाइफ हैं, जो डिवोर्सी हैं, अनमैरिड हैं, या फिर जो जिनका तलाक हो चुका है, सबको मैं डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता रहता हूं। अगर कोई दिक्कत आती है, फैमिली पेंशन नहीं मिलती, या फिर कोई ऑब्जेक्शन है किसी चीज का, सब डॉक्यूमेंट मेरे पास रहते हैं, मैं निकाल के देता रहता हूं। अब दोस्तों इस केस में रिकॉर्ड ने तो मना कर दिया कि नहीं मिलेगी, बल्कि ऐसा रूल नहीं है। तो दोस्तों इसकी कॉपी, ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी है भारत सरकार की, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर बच्चा डिसेबल्ड है, अगर बच्चे की शादी भी हुई है, तो उस केस में फैमिली पेंशन को रोका नहीं जा सकता। ये साफ इसमें लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी कॉपी मैंने उनको दे दी जिनका ये केस था। दोबारा ये कार्रवाई करेंगे तो फिर इस डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन मिल जाएगी। याद रखेगा, मैं आपको फिर रूल समझा रहा हूं, बिल्कुल याद रखेगा, आगे आपके भी काम आ सकता है या फिर अभी भी आ सकता है, कि जो डिसेबल बच्चा है, अगर पूर्व सैनिक है या फिर कोई कर्मचारी है, पेंशनर है, अगर उसका कोई डिसेबल बच्चा है, तो डिसेबल बच्चे को फैमिली पेंशन मिलती है, और वो भी जीवन भर मिलेगी। भले उसकी शादी हो गई हो, भले उसके बच्चे हो गए हो, तब भी उसको फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर वो कहीं अर्निंग करने लगता है, कहीं से उसकी अर्निंग होती है 9,000 से ज्यादा, तब उसको फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। ये रूल है जो मैंने आपको यहां पे समझा दिया। जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी समझ लीजिए इस रूल को। जो लड़की भी अगर डिसेबल्ड है तो उसको भी फैमिली पेंशन मिलेगी। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें लड़के को फैमिली पेंशन नहीं मिलती, और वो है कि अगर वो लड़का डिसेबल्ड नहीं है, 25 साल तक फिर उसको फैमिली पेंशन मिलेगी, 25 से ऊपर नहीं मिलती। ये लड़के की कंडीशन है फैमिली पेंशन देने के मामले में। हाँ, अगर लड़का डिसेबल्ड है, उसकी एज 25 से ज्यादा हो चुकी है, शादी भी उसकी हो चुकी है, बच्चे भी हो गए हैं, तब भी उसको फैमिली पेंशन मिल जाएगी। जीवन भर उसे फैमिली पेंशन मिलेगी अगर वो डिसेबल्ड है। 50% से ज्यादा, 40% से ऊपर की डिसेबिलिटी लड़के के मामले में है, 40% से ज्यादा होनी चाहिए डिसेबिलिटी, तब लड़के को अलाउ है फैमिली पेंशन। फिर बता रहा हूं, शादी हो गई है लड़के की, अगर वो डिसेबल्ड है तब भी फैमिली पेंशन मिलेगी, तब उसमें कोई एज का मैटर नहीं है। बस कहीं दूसरी जगह से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 9,000 से ज्यादा की इनकम नहीं होनी चाहिए, या फिर आप दूसरी जगह जॉब नहीं करनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको फैमिली पेंशन ऑथराइज है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट मैंने इनको दे दिया, इसके बेस पर एक कार्रवाई कर लेंगे। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको लीगल एडवाइस भी मैं आपको देता रहता हूं। जी हाँ दोस्तों, काफी सपोर्टिव वकील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सारी प्रॉपर जानकारियां, सब कुछ आपको A to Z मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, और बिल्कुल सही जानकारियां हैं, क्योंकि मैं खुद पेंशन विभाग में कार्यरत हूं, मैं खुद अभी वहां पे जॉब कर रहा हूं, तो इसलिए सारी जानकारियां, लेटर पत्र, हर एक इंफॉर्मेशन मेरे पास अप टू डेट है, सही जानकारियां आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये सब जानकारियां पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।